कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला नाम क्या आता है, कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है क्या, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब एक लगातार, ठीक है। एक लगातार का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैथ्स में चर्चा करो एक लगातार शब्द की, तो हम उसको रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं हम लोग ग्राफ से। ग्राफ में हम लोग बात करते हैं ना साइन एक्स की ग्राफ की, ठीक है। अब साइन ग्राफ कैसा होता है, तो ये इस तरह का ग्राफ, ये ग्राफ कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है। अब इस अनंत में कहीं पे भी बीच में ब्रेकिंग है नहीं है, ठीक है। एक बार यहां से शुरुआत की तो वो जाएगा 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 और जहां तक जा सकता है तहां तक जाएगा, जब तक साइंस ग्राफ कंप्लीट ना हो तब तक, ठीक है। और ये कभी कंप्लीट तो हो नहीं सकता क्योंकि अनंत तक जाती है इसकी वैल्यू। तो ये है आपका, कह सकते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। जब कॉन्टिन्यूअस शब्द की नाम आता है तो एक और चीज आता है, उसका नाम क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है ना। अब डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस का उल्टा होता है। तो मान चलो कि ये कॉन्टिन्यूटी है, हर जगह एकदम कांस्टेंट वैल्यू है, एकदम ऐसे बढ़ते, कांस्टेंट तो नहीं कह सकते पर इसकी वैल्यू एकदम कभी भी ब्रेक नहीं हो रही है। मान चलो यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक, यहां से क्या हो गया, ब्रेक हो। अब इसको हम लोग कौन सा ग्राफ बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ, और इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में कोई समस्या समझ में आया आपको ना, सिंपल है। आप लोग जिस क्लास में, उस क्लास में इंग्लिश का मतलब तो बहुत मतलब बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो सिंपली अगर फिजिकल तौर पे बात करें तो कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं कि मैथमेटिकली आखिर इसकी से क्या लिंक हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम लोग जब बचपन से ग्राफ बनाते आ रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, जैसे कि इस तरह का डब्बा बना लेते हैं, इस डब्बे में ऐसे ऐसे खींच लेते हैं, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, और इसके अंदर जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इक्वेशन से निकल के आती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे चर्चा करो तो अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, मान लो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, ऐसा हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसा देगा, ये ग्राफ देगा हमको स्क्वायर ग्राफ कहते हैं इसको, हाँ या ना, या इसको आप पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज कैसे आया, ये इस तरह के कोऑर्डिनेट्स जब आप इसके ऊपर प्लॉट करोगे ना तो अपने आप आपको दिखेगा कि हाँ ये चीजें कॉन्टिन्यूअसली बिल्कुल सेम डिक्टो डिक्टो क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। ऐसे ही एक और ग्राफ अगर बात करो, मान चलो कि मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस में क्या होता है, मान चलो कि मॉड एक्स की हमने ग्राफ बोल दिया कि मॉड एक्स ग्राफ बनाओ, तो सिंपल, तो आपको पता है ना मॉड एक्स ग्राफ कैसे बनता है, आपको बताया था हमने कि मॉड एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। अब ऐसे इसकी वैल्यू आती कैसे, तो बिल्कुल हम इसके लिए भी क्या ऐसे एक तरह का डब्बा बनाएंगे, बोलिए, यहाँ पे x और y लिख देंगे। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू मॉड x है, तो x इज इक्वल टू -1 कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू -2 2, -3 3, साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे आप x की डायरेक्शन में पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव साइड में भी हमको मिलेगा। तो इसको कहते हैं प्री इमेज फॉर्म कह सकते हैं इसको, अगर एक फंक्शन है तो, ठीक है। लेकिन अब ये भी क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है ना, देखो है कि नहीं कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है, डजंट मैटर कि यहां पे क्या है, कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। दो तरह का कॉन्टिन्यूटी हो सकती है, या तो ऐसे कॉन्टिन्यूटी हो सकती है, ये भी तो कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, और ये भी कॉन्टिन्यूटी हो सकती है। इसको ये स्मूथ कॉन्टिन्यूअस है, ये आप कह सकते हो कि जर्किंग कॉन्टिन्यूअस शब्द का आप नाम दे सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली ये हर एक कॉर्नर पे अपने डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, और यहां पे कॉर्नर की आवश्यकता नहीं है उसको चेंज करने की, समझ में आया? तो ये है हमारा आपका कॉन्टिन्यूअस रिलेटेड ग्राफ, और ग्राफ को कैसे प्लॉटिंग हम लोग करनी, क्लियर हुआ? किसी को ग्राफ रिलेटेड कोई समस्या, यहाँ पे कोई एग्जांपल में कोई समस्या तो बोलो, गोपी कोई प्रॉब्लम, चलिए। तो ये इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बचपन की बात है जो मैं कहने वाला था, क्या, लिमिट्स, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स का ही उपयोग किसके अंदर होने वाला है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर होने वाला, ठीक है।
जब हम लिमिट्स की चर्चा करते हैं, एक्सप्रेशन को ग्राफ से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि आप कितना ग्राफ दिमाग में रख सकते हो, हाँ या ना। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्लास 12th में बिना ग्राफ के भी आपको प्रूव कर सकते हो कि कोई भी ग्राफ या कोई भी एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब वो तरीका क्या है? वो तरीका है लिमिट को लेके। लिमिट याद होगा, ऐसे करके था कुछ। इसका मतलब जानते हैं, लिमिट मतलब मालूम है ना, एक लिमिटेशन, ठीक है, किसी की जो बाउंड्री हम डिसाइड कर देते हैं कि भाई इसकी जो औकात है इतनी है, इतनी इसकी लिमिटेशन है, हाँ या ना। उसके बाद नीचे हम देखते हैं x, और x टेंड्स टू क्या है? 0। तो क्या x इज इक्वल टू 0 है? नहीं, x इज इक्वल टू 0 नहीं है, लेकिन हम तो वैल्यू पुट करते हैं ऐसे ही ना, जो नीचे वैल्यू रखता है सीधा हम फंक्शन में पुट कर देते हैं उसको। क्या ये सही है? इज इक्वल टू नहीं है तो फिर सही कैसे है? इज इक्वल टू नहीं तो फिर सही कैसे है? ठीक है, तो अब यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? x की वैल्यू टेंड्स टू 0, यानी कि 0 के क्या है? नजदीक। तो फॉर अगर काइंड फॉर्म से बात करें तो 0 के कितना नजदीक है? तो ये हो सकता है माइनस माइनस की तरफ अगर बात करो तो इतने नजदीक हो कि इतने नजदीक हो, माइनस की तरफ बात करो, और प्लस की तरफ बात करो तो, और एक है सेंटर में खुद क्या? 0। तो यहीं से चर्चा करते हैं, एक है 0 जहां पे वो खुद कैसे वैल्यू दे रहा है? 0। एक है 0 और एक है 0। तो जैसे अगर कोई कोई एक बाउंड्री है यहां, ठीक है, या मान लो यहां पर रेस ट्रैक, रेस से स्टार्टिंग हुई, तो आप अभी किस पॉइंट पे खड़े रहोगे? रेस ट्रैक के एकदम, तो वहां पे कह सकते हो 0 पे। मान चलो कोई उसमें चीटिंग कर रहा है और रेस ट्रैक से थोड़ा सा एकदम बहुत माइनर मिलीमीटर आगे वो क्या है? खड़ा है। क्या वो सही वैलिड रेस होगी? नहीं। वैलिड रेस के लिए एकदम वो मीन पॉइंट 0 पॉइंट पे खड़ा होना आवश्यक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि x टेंड्स टू 0, यानी हम कह सकते हैं कि वो बाउंड्री पे ही खड़ा है, कह सकते हैं ना। लेकिन वो इतना सा दूर है कि जिसको हम बहुत ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी की भाषा में चर्चा करें तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बुझे नहीं बुझे? तो उसी तरह एक मेन पॉइंट पे 0 है, उसके पॉजिटिव साइड में 0 प्लस देगा और नेगेटिव साइड में 0 माइनस देगा। ठीक है, तो अगर जस्ट सपोज कि आपके सामने एक फंक्शन है, क्या है? एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपके सामने एक फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ले। ठीक, जब हम अभी हम लोग को चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? हम यहां पे 0 प्लस रखेंगे, 0 माइनस रखेंगे और 0 रखेंगे, तीनों पे चेक करेंगे, और तीनों केस में वैल्यू क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। तो अभी अगर गौर करो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की वैल्यू लिमिट नहीं f 0 की क्या हो? तो ये होता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन और कंटेंट। तो इतने देर से हम लोग यही चर्चा कर, ठीक है, कि अगर किसी भी इक्वेशन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है हमको, तो ये वाला एक्सप्रेशन को वो फॉलो करें। बोलिए, ठीक है। तो ये तीनों केस में 0 दे रहा है, बजाय इसके हम यहां पे अगर ये वाला इक्वेशन ले जाते हैं 5x प्लस 3, अब इस पे अगर हमको चेक करना है तो जब एक बार आप क्या निकालोगे? 0 माइनस क्या हो जाएगा? 3। जब 0 माइनस निकालो तो क्या हो जाएगा? 3। जब 0 प्लस पे निकालोगे तो क्या मिलेगा हमको? 3। और जब 0 पे निकालोगे तो क्या मिलेगा? तीनों केस में क्या हो गया? सेम हो गया। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? मान लो बाय द वे कैसा केस हुआ कि ये दोनों सेम हो गए और तीसरा वाला सेम नहीं हुआ, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। कॉन्टिन्यूटी के लिए ये तीनों स्टेप फॉलो करना एकदम आवश्यक, अति आवश्यक।
क्लियर हुआ? और एक और मेन इंपॉर्टेंट बात है ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन, जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आपके सामने कॉन्टिन्यूअस शब्द की चर्चा कर दी किसी ने, समझ लीजिए अगर पॉलिनोमियल फंक्शन बोला तो क्लियर कर दीजिए कि वो कॉन्टिन्यूअस तो है ही, सीधा सीधा लिख देंगे। सीधा सीधा लिख देंगे, तन क्यों नहीं घुमाएंगे उसको, ठीक है? क्योंकि आप लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स polynomial function is a continuous function throughout whole the graph, ठीक है? पूरे पूरे ग्राफ में वो हर जगह क्या मिलेगा आपको? कॉन्टिन्यूअस ही मिलेगा, तो इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। पॉलिनोमियल जिसमें x के फॉर्म में और y के फॉर्म में वैल्यू क्या हो, मेंशन हो, जैसे 2x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 4x का पावर 4 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बस इतना ही। समझ में आया? ये है आपका किस तरह का फंक्शन? कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सर अगर 0 माइनस है तो उसको कहाँ पे पुट कैसे करेंगे? 0 माइनस 1 ना x की जगह पे। नहीं 0 माइनस 1 नहीं करेंगे, 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 भी नहीं करेंगे, हम सिंपल उसकी वैल्यू पुट करेंगे उसमें। x माइनस h होता है। हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे दो केसेस है, इस वाले मैटर में भी दो केसेस है। कंडीशन है कि अगर आपको सिंपल, अगर एनसीईआरटी या क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करो ना, तो उसमें अगर बोला है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, अब थोड़ा देखिए तो यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस है और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, ठीक है। और अभी आपको बोला है कि चेक करो कि किस पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या क्या पॉइंट बोला है, पॉइंट बोलो। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 5, ये 3 पॉइंट है। ये तो जब आपको बोले ना डायरेक्ट, यानी कि एकदम बोले कि इसी पॉइंट पे चेक करो, तो आपको उस मैटर में 0 प्लस और 0 माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, बस उस पॉइंट पर तो मैं आपको 0 प्लस और 0 माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। दो केसेस बस करने हैं आपको सिंपल, एक आपको डायरेक्ट उठा के इसके अंदर पुट कर देना है, दूसरा आपको लिमिट के संग ले जाके पुट कर देना, 0 प्लस और 0 माइनस रिप्रेजेंट नहीं करना है। देखा जाए उसको, ये अब तरीका देख लेंगे ना, तो जब भी आपको एक सिंगल पॉइंट बोलेगा, बताओ कि इस वाले पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो आपको लिमिट में 0 प्लस और 0 माइनस करने की तनिक की आवश्यकता नहीं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये हमको दे दिया, एक रिलेशन फंक्शन, और इसमें हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करेंगे f0, x की जगह क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा यहाँ 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3, क्लियर। अब हम लिमिट के साथ उसमें पुट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना हो गया? तो कैसे शो करेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या फिर राइट हैंड? वही तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको क्वेश्चन में ही बोल दे कि वो पॉइंट पे चेक करो, तो इसने तो ये नहीं बोला कि कम वाले पे ये कंडीशन बन रहा है और अधिक वाले पे ये कंडीशन बन रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो मान चलो आपको एक इक्वेशन दिया है f(x) इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया है 1 और यहाँ पे दे दिया है 2। अब लेट बोल दिया कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो 1 आएगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2 आएगा। अब आपको बोल दिया, अब यहाँ पे आपको लिमिट में 0 प्लस और 0 माइनस रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 0 से कम में क्या दे रहा है, 1, एकदम माछी का मुड़ी हो इतना कम हो तो 1 हो, हाँ या ना, और एकदम माछी मुड़ी से अधिका हो गई तो 2 हुई। इस केस में आपको ये वाला अप्लाई करना है, ठीक है, 0 प्लस 0 माइनस और डायरेक्ट, ये क्रॉस नहीं है, ठीक है, हाँ ये इक्वल इस वाले में नहीं शो करेंगे वो चीज ना। जब आपको पॉइंट बोल देगा बेटा इस पॉइंट पे शो करो, तो एकदम तनकी और टेंशन नहीं लेना है एकदम, ठीक है, डायरेक्ट आपको ये तरीका लगाना है। और कुछ स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चेप देंगे, आप लोग इंटेलिजेंट हैं चेपने में, है कि नहीं?
तो ये वाला सीन आप सिंपली कर सकते हो। और बताओ किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें हमसे बता देवे, बोलिए। ठीक है, तो मान चलो कि ऐसा दे दिया इस तरीके का, तो जब हम जीरो माइनस करेंगे, ठीक है, जीरो माइनस में चेक करेंगे तो वैल्यू क्या मिली 1। ठीक है, जब जीरो प्लस पे चेक किए तो वैल्यू क्या मिली 2। अब मान के लो कि जीरो पे भी चेक कर लो, क्योंकि एक ही पॉइंट है ये जीरो, फिर उससे ऊपर प्लस, उससे नीचे माइनस, तो हमको तीनों पे चेक करना पड़ेगा ना, है ना। यस सर। तीनों पे हमने चेक किया, मान लो वहां पे मिल गया क्या जीरो। ये बताओ क्या तीनों इक्वल है? दो टे इक्वल मिल गया? नहीं मिला इक्वल, नहीं जाएगा ना वहाँ। हाँ, बिल्कुल अलग अलग है। नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे वन ही ले लो, वन ही ले लो, कोई बात नहीं। तो दो टे इक्वल है पर एक इक्वल नहीं है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया? तो अभी क्या जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, उसमें अगर पॉइंट बोलेगा तो एकदम बेधड़क लिखेंगे, और ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम अक्खियां मूंद के कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, चलो कॉन्टिन्यूटी हो गया आपका। प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ध्यान दे देते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है टू अलजेब्रा। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? तो मान के चलिए ना कि आपके पास दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स, एक है जी एक्स, गिवन दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स। याद है इससे पहले जो ये एफ एक्स जिसका बात हुई थी वो चैप्टर 1 में था, रिलेशन फंक्शन में। फॉर गॉफ कंपोजिट फंक्शन, वो सिलेबस में नहीं है आप लोग, ठीक है, लेकिन वहां कोई बात नहीं है, वहां पे बताया नहीं गया होगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जब हम डबल फंक्शन की बातें करते हैं, यानी कि फॉर का मतलब एफ टू जी और गॉफ का मतलब जी टू एफ। ठीक है, तो एफ एक्स जी एक्स दो तरह का जब फंक्शन हो, दोनों को अगर हम सम कर दें, ये किसके लिए है? दिमाग में हमेशा याद रखना, ये अलजेब्रा के लिए प्रॉपर्टी है कॉन्टिन्यूटी में। तो जब हम दोनों को सम कर देंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा हमको? कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। तो दिक्कत, दोनों को अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें, तो भी क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस। और दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस। एक कंडीशन है बस इसमें, बता सकते हैं कौन सी कंडीशन? एक कंडीशन, एक कंडीशन इंसान को खराब कर देता है। वही एक कंडीशन यहां पे भी है जो इस पूरे प्रॉपर्टीज को खराब करने वाला है। वो कौन सी कंडीशन बता सकते हैं आप लोग? आप लोग बस ब्रिलियंट माइंड है, कॉपी इधर अथर, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। गुड, यानी जीएक्स की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जीरो हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा ना, यानी वो डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रह पाएगा। क्लियर हुआ ये चारों? कोई दिक्कत किसी को इन चारों के अंदर? तो ये प्रॉपर्टी के साथ कॉन्टिन्यूटी समाप्त। यहां पे आप देख सकते हो अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिखा हुआ है, मेंशन है। ठीक है, हाँ ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, डिफरेंशिएबिलिटी शब्द से ही निकल के आता है डिफरेंस, आता है ना? यस सर। और डिफरेंस से निकल के आता है सिएशन, डिफरेंशिएशन, यानी लगभग लगभग सेम ही बातें हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन शब्द में होता क्या? डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्ट। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई डाउट किसी को? सबट्रैक्ट में वैल्यू हमेशा क्या होती है? घटती है, डिक्रीज होती है। तो डिफरेंशिएशन यानी जो उसका सीएशन है वो भी क्या करेगा? वैल्यू को घटाएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या हो? कम हो। किसी को कोई शक? ठीक है, तो अभी इसकी बातें हम लोग आगे छेड़ देते हैं। तो डिफरेंशिएशन के सीन क्या है?
कि डिफरेंशिएशन में जब भी कोई फंक्शन होता है उसको जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस का मतलब दबाते हैं, तो दबाने की वजह से वो फंक्शन क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और उसी सिकुड़ने के कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। उदाहरण के तौर पे बात करें तो मान के चलो कि आपके पास 2x² + 3 ये एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन को बोला कि आप डिफरेंशिएशन करो, तो आप कर दोगे, आप तो तेज हो, ठीक है, तो आप यहां पे कर दोगे f' = 4x + 0, यानी कि ये हट जाता है, तो आपके सामने आ गया 4x, ठीक है। और आप गौर करो कि इसके मुकाबले और इसके मुकाबले दोनों में अंतर है कि नहीं, एक वैल्यू पुट करो, आप एक वैल्यू पुट करो, 2 कितना हो जाएगा, 8, यहां पुट करोगे तो 11, वैल्यू घटी, कोई दिक्कत, चलिए, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में होता क्या है कि जैसे कोई भी वर्क अगर कराना होगा ना, जैसे मान लो कोई एग्जाम करवाना होता है, तो एग्जाम का एक हेड होता है जो कहते हैं एग्जामिनर, एग्जाम काउंसलर जिसको कहते हैं, जो जैसे कि मान लो एक स्कूल में ना, जैसे मान लो कोई स्कूल है, आप लोग स्कूल जानते ही होंगे बचपन में, तो स्कूल में ना एक ऐसा, जैसे भले ही सारे के सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक बंदे को हेड बनाया जाता है जो उस पूरे एग्जाम की मॉनिटरिंग करे, कहीं पे प्रॉब्लम हो उसको हैंडल करे, तो उसको कहते हैं एग्जाम काउंसलर, ठीक है। यहाँ पे भी एक डिफरेंशिएशन काउंसलर होता है बंदा, ठीक है, जो इसको करवाता है, जिसका नाम है ऑपरेटर। क्या होता है ये, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर इसके अंदर होता क्या है, तो ऑपरेटर इसके अंदर होता है dx, अगर हम x के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये तो सिंपल आप दिखाते हो, लेकिन असली इसकी पहचान कैसे है, असली इसकी पहचान ऐसे है, ये है पहचान इसकी, यानी जहां पे भी आपको d/dx दिख जाए वो समझ जाएंगे कि यहां पे हो क्या रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। एक चीज गौर करेंगे, इसका नाम क्या है, ऑपरेटर, और ऑपरेटर है कहां, डिनोमिनेटर में, यानी डिवीजन मोड में है, और जब उसका मोड डिवीजन है तो डिवीजन में वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन और इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं तो उसके बाद एक और बात इसमें निकल के आती है कि मान चलो कि ऐसा कभी किए हैं, ये नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह का टैलेंट आप लोग के अंदर एक आध और होगा कि 2 ये भी सही है, ठीक है, वो टैलेंट को बिखर रहे हैं आप लोग के। मान लो 2x² + 3 है और यहाँ पे हो गया 2x² - 3, तो कुछ और एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे क्या करेंगे, कहाँ देखे? ये आप ही लोग की कॉपी में देखा गया है, ठीक है, तो ये आप ही लोग से ऑब्जर्व किया है हमने कि इस तरह का टैलेंट आप लोग के अंदर जो आज तक सर्च नहीं हो पाया, सर्च में 404 एरर दिखाता है, सर्वर नॉट फाउंड, लेकिन आप लोगों के पास तो सर्वर खाली पड़ा हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये वाला सीन भी पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते जब तक दोनों का सेम सिंबल नहीं होगा। पहली बात यह है कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में डिवीजन करना है और वहां पे प्लस माइनस का डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको घटा नहीं सकते, दिमाग में हमेशा रखेंगे, ठीक है। पूरी तरह जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा तभी आप उसको डिवाइड कर सकते। उसी तरह नेक्स्ट इसमें बात करता है कि ये वाला जो कार्य किया ना अभी, वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये है फंक्शन और ये है उसका ऑपरेटर, ठीक है। इसके बिना ये ऑपरेटर के बिना फंक्शन का कोई भी महत्व नहीं है। किस पर्पस के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, दिमाग में रखिएगा। जैसे एक और बात करें तो मान लो कंपनी है, कंपनी में सबसे पहले अगर आपको कुर्सी बनानी है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कुर्सी निकल के आती है उसमें से, ऐसा तो होता नहीं है। सबसे पहले उसका हमको रॉ मटेरियल बनाना पड़ता है। तो एक कंपनी है जहां पे रॉ मटेरियल निकल रहा है, तो मान लो कि रॉ मटेरियल निकल के आया। अब ये वाला क्या है, दूसरी कंपनी है, दूसरा फैक्ट्री है जिसमें क्या है, ऑपरेटर, दूसरी फैक्ट्री है। ये वाले ऑपरेटर ने ये जब लगेगा तो कुर्सी बननी
तैयार, ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट। क्लियर? तो अभी देखो, अभी ये dx डिवाइड में है तो डिफरेंशिएट कर रहा है, अभी ये dx मल्टीप्लाई में होता तो यही ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई में होता तो वैल्यू बढ़ाता, वैल्यू एकदम बढ़ाता, और उसी की वजह से इसका नाम पड़ा, बहुत ही जबरदस्त नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप लोग वही पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन खत्म होगा उसके बाद यही इंटीग्रेशन का काल शुरू होगा आप लोग। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम में कोई डाउट है किसी को? अभी तक जो भी बेसिक चीज थी तो आप लोग को आ ही रहा होगा, आप लोग इंटेलिजेंट लोग, आ ही रहा होगा, इसे आ ही रहा होगा, जब बेसिक है कॉपी आ रहा था ना। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या है? तो अगर हम लोग चर्चा करें d/dx ऑफ x, x एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। d/dx ऑफ c, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। d/dx x का पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी? nx n माइनस 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, दिमाग में रहेगा तभी सॉल्व होगा, नहीं रहेगा बेकार। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा प्रॉपर्टी? तो d/dx ऑफ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, जिसमें साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट का होता है आपका कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद सेक का होता है सेक एक्स टैन एक्स, और कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियरिटी? तो ये था आपका d/dx छक्कों का इक्वेशन बना, कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया। उसके बाद अब बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों की चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के मैटर पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के मैटर पे अगर दो फंक्शन, ये समझ आ गया ना? अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में है, तो 3 रूल यहां से निकल के आते हैं। किसके? डिफरेंशिएशन के। एक है, उसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक। दूसरे का नाम है कुशेंट रूल, और तीसरे का नाम है चेन रूल। ये चेन रूल है, एकदम बेचैन कर देता है। ठीक है, क्लियर? सबसे पहले किसकी चर्चा करें? प्रोडक्ट रूल की। तो मान के चलिए कि आपके सामने d/dx करना है, किसका? एक कोई फंक्शन है a और कोई दूसरा फंक्शन है b। कोई दो फंक्शन है, दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले a को पकड़ेंगे, पकड़ लिया, a को पकड़ लिया, सही से पकड़ना है a, फिर d/dx से क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन। फिर क्या करेंगे? बीच में प्लस, अब क्या करेंगे? b को पकड़ लेंगे, अब क्या करेंगे? d/dx ऑफ a। ये भी नॉर्मल ही है, कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ आया? तो ये जब भी प्रोडक्ट हो तब डिफरेंशिएशन करना हो, ये वाला ओके। आप संदेह में हैं? बी क्यों ले? कोई भी फंक्शन हमने लिया है, आप बोलिए क्या नाम लिया जाए, आप बोलिए। सर वो जैसे a d/dx लिखे, उसके बाद b लिखे आप। a d/dx ऑफ b, यानी कि b का डिफरेंस, a का कुछ नहीं किए हैं, b का डिफरेंशिएशन किए हैं, फिर b को कुछ नहीं किए हैं, a का डिफरेंशिएशन किए हैं। अलग अलग बात है, मतलब दोनों को एक संग कूटोगे तो कौन बचेगा? इसीलिए एक को सर पे चढ़ाओ तो दूसरे को कूटो, दूसरे को सर पे चढ़ाओ तो पहले को कूटो। क्लियर हुआ? इस पे एक और एग्जांपल बहुत सटीक बैठता है, लेकिन छोड़ो, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब किसकी चर्चा करेंगे हम लोग? कुशेंट रूल के। तो अगर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो कुशेंट का मतलब डिवाइड होगा। देख लीजिए डिवाइड कैसे होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, a बाई बी। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, a को पकड़ेंगे, यही करेंगे ना, और b, पहले भी होता है। पहले b को पकड़ेंगे और डिवाइड क्या करेंगे a का, फिर बीच में माइनस, फिर a को पकड़ेंगे, डिवाइड करेंगे b का अपॉन b का स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं याद रहेगा तो लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है चैन रूल। चैन रूल के बारे में ध्यान देंगे कैसे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर मान लो, ले लो 6 ले, ठीक है, और आपको बोले कि इसको चैन रूल से करो। चैन रूल बोलता है ना कि तब तक डिफरेंशिएशन करो, तब तक डिफरेंशिएशन करो जब तक उसका जीवन अकेला ना हो जाए। ठीक है, मतलब तब तक उसको धोखा मिलता है, मतलब कई बार इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, जब तक वो एलोन ना हो जाए, तो वो एलोन शहनवाज हो सकता है, इतना भी नहीं। ठीक, तो x का पावर 6, तो क्या हो जाएगा इसका 6x का पावर 5, खत्म हो गया, नहीं, डॉट 5x का पावर 4, खत्म हो गया, नहीं, 4x का पावर 3, 3x का पावर 2, 2x का पावर 1 और x का पावर, x की वैल्यू 1। ठीक है, अभी x होगा ना, तो x की वैल्यू तो 1 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे ना 30x का पावर होगा ना, है क्या हुआ, हाँ 5 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ 5 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो करो ना, 6 5 30, 3 चौका 12, एक करो आराम से, करते डायरेक्ट ठीक है सर। पैसा में क्या आप, क्लियर हुआ, मल्टीप्लाई आप करते रहे इत्मीनान से, हमने तो बस इसको इसका कर दिया, आप आगे छोड़ दिया, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये है आपका चैन रूल, ठीक है, जो कर देता है क्या, बेचैन। तो और बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लॉग, लॉगरिथम। मजा आता है देख के, आता भी है, हाँ, ये यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, क्या है, लॉगरिथम। अब इस लॉगरिथम में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बस 2 से 3 वो जान जाएंगे, उसके बाद आपको आ जाएगा वो, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी लगाने आ गया तो। सबसे पहले बोलता है कि अगर log a है, ठीक है, अब प्लस log b है, तो हम इसको लिख सकते हैं log ab। बोलिए, कोई दिक्कत। और अगर कोई log a है माइनस log b है, तो उसको लिख सकते हैं log a बाई b। इसकी वैल्यू बराबर होगी, प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर कोई है log, इसको कहते हैं बेस, और यहां पे कहते हैं नॉर्मल नंबर इंडेक्स, तो बेस में हो जाता है 10 और यहां पे हो जाता है x। ये है log का एक फंक्शन, सिंपल, ठीक है। और अगर log में x हो और बेस में भी क्या हो जाए x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, क्लियर। और अगर सेम चीज log बेस में क्या है 10, log में हमेशा बेस में हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है, वहां पे और भी कुछ हो सकता है, पर हमको आपकी क्लास में बेस किसका कितना मांगे चलना है, 10। तो log बेस 10 है और यहाँ पे क्या हो जाए 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अच्छा, यहीं पे क्या हो जाए 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, दिमाग में हमेशा रखेंगे, ठीक है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए आप लोगों से। तो log 1 की वैल्यू 0। अच्छा, एक और हो गया log x का पावर n, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाएगा, तो जो ये n है ना वो कहां आ जाएगा, आगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका n log x का पावर, x n log x, सिंपल।
समझ में आया? Yes, sir. एक और खतरनाक है इसमें। क्या है ये कि अगर log, ठीक है, x का पावर a हो, गौर करना, और यहां पे x का पावर b हो, बेस में गौर करो बात को, 10 मांगे नहीं कर रहा हूं मैं, बेस में क्या हो, x का पावर b हो, अब a को कैसे करेंगे? गद्दा हो गया ये तो, कैसे होगा? सोचो सोचो, थिंक थिंक, नजरें मिली नहीं। देखो, जब आप किसी को नहीं देखे और पहली बार देखो तो कैसा अच्छा लगता है ना। बस ये को लेकर रखे देखे के बाटे, अभी मैच के साथ हो जाएगा तो बुरा लग जाएगा तुम्हें, मुझे अच्छा लगता है बस। चलिए ठीक है, इसको गिरा जाए तो आगे जब करेंगे ना तो ये a कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a अपॉन b, b भी कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो a अपॉन b हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा log x x, तो 2 को x हो गया, a को x का पता नहीं, 2 को x हो गया, हाँ, तो log x की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? अच्छी प्रॉपर्टी है ना? बताओ, इतना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन, एकदम मजा आ गया। देख, लॉग लगाया गया है। लॉग लगाए, जैसे जानते हो, कहना कि एक समय की बात है, जब हाँ, वंस अपॉन अ टाइम, कि जब शहनवाज बैठा हुआ था अपने बाड़े में, ठीक है, वहां पे बैठ के सोच रहा था कि यार इतने सारे लोग हैं, किसको चुनूं मैं, किसके संग में बॉन्ड बनाऊं, रिलेशन फंक्शन करूं, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स करूं, मैट्रिक्स बनाऊं कि डिटरमिनेंट बनाऊं, फिर बचला कॉन्टिन्यूटी ही कर लेता हूं, कम से कम कुछ यादों का डिफरेंशिएबिलिटी तो होगा, फिर बाद में कुछ और चीजों का इंटीग्रेटेड हो जाएगा, फिर एरिया अंडर कर्व होगा, फिर वेक्टर 3D चलेगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग करेंगे, एलपीपी, उसके बाद आखिरी में लगाएंगे प्रोबेबिलिटी, मिली कि नहीं मिली, कितनी छुट्टियां हैं क्लास में? और भी है। समझ गए? देखो, एक ही चैप्टर पे सब समझा दिए, समझ नहीं क्या बोले वैसे आप? सबको समझ आएगा तुम्हें छोड़ के, क्या है बता दो। मन की बात है। लॉगरिथमिक वाले में प्रॉपर्टीज में किसी को दुख तकलीफ है तो बताइए, हम दूर कर देंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर मेंशन है, थोड़ा देख लीजिए आप लोग, एक नजरें घुमा के देख लें आप लोग। नहीं है, ऐसे ही अभी तो कुछ नहीं किए हैं हम। हाँ, लॉग इसीलिए तो मजा वाला चीज है, अगर आ जाए तो, ठीक है ना, है तो और अच्छी बात है, टेंशन नहीं होगा कौन कि y इज इक्वल टू 337 का पावर 49। अब खूब 337 को 49 में मल्टीप्लाई करोगे ना, जीरो ना होगा, वो कांस्टेंट है ना, दोनों साइड ये तुम्हारा खाली है क्या पूरा? हम डिफरेंशिएशन बोले हैं क्वाली करने के लिए, लॉग का एप्लीकेशन बता रहे हैं आपको। लॉग की डिस्कवरी इसीलिए हुई कि अगर बोल ले के 2 का पावर 60 को 0 हो जाएगा तो मन यही तो इंटेलिजेंसी है लड़के की, क्या करें हम तो एकदम फिदा हैं। 337 का पावर 49, अब इतना लंबा मल्टीप्लाई तो पॉसिबल नहीं ना है, लेकिन जब लॉगरिथम रूल्स आए तो कहेगी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कैसे? तो अप्लाइंग लॉग a का पावर x टाइप का है, तो यहाँ पे अप्लाइंग लॉग हमेशा बोथ साइड लगाते हैं, ठीक है, लॉग y, और ये हो जाएगा 49 log 337। अब log 337 की वैल्यू चार्ट में से चार्ट देंगे वहां पे, और इंटू 49 कर देंगे, सिंपल log y की वैल्यू निकल जाएगी। अब सोचो, यही चीज अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्म में आ जाए, बुझे कि नहीं बुझे ये वाला, तो ये सीन पूरा तरह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x का पावर 24x स्क्वायर, मान लो ऐसा हो गया। अब इसको तो खूब करोगे ना, नहीं कर सकते इसको, तो सिंपल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर टर्म,
तो 24x log x। अब आ गया ना। अब आप डिफरेंशिएशन लगा सकते हो। अब पहले उस पे डिफरेंशिएशन कैसे लगाओगे, डबल डबल एक्स एक्स दिख रहा है तो एगो एक्स का तो कुछ उखड़ नहीं रहा है, दुदुग हो गया। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो ये है आपके लॉगरिथमिक। अब और कोई डाउट है तो बोल लो। देखो अथर्व, तो देखो जब ऐसा लॉग वाई ना, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग वाई का होता है 1/y, और y है तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक, वो करना है। अब फिर 1/y हटाए कहां दिए हम लोग, y। अब y की वैल्यू क्या है ये, तो y की जगह पे इक्वेशन पुट कर देते हैं x का पावर 24x, और फिर जो आप सॉल्व किए हो आगे dy। इसमें u भी लगाएंगे कि डायरेक्ट log x का वो कर देंगे। ये फिर ये u भी लगाइए u भी। आईलेट खाली है क्या तुम्हारा एकदम? बेटा ये इंटीग्रेशन में है, तो अभी इंटीग्रेशन शुरू होगा तब पूछेगा ना। इतनी ललक पढ़ाई की वो भी। लॉगरिथमिक किसी को भी डाउट क्लियर हुआ? अब हम लोग बातें करेंगे किसकी, अब हम लोग बातें करेंगे उसकी, किसकी, इम्प्लिसिट फंक्शंस की बातें करेंगे, ठीक है। हाँ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। जब आप करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल मैं समझा दे रहा हूं क्या है, ठीक है। मान चलो ना कि आपको दे देगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा दे दिया लेट्स सपोज, और x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज dy बाई dx। तो एक बार आप इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, एक बार इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और dy बाई dx डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये है इम्प्लिसिट फंक्शन करने का तरीका। सिंपली ये है कि ये प्रॉपर्टी है, आपको लगाना डिफरेंशिएशन ही है। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट है आपका डेरिवेट्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, वो भी देख लो पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्री में क्या होगा ना कि अब ये x के फॉर्म में नहीं देगा, दिमाग में रखना, अब यहां पे थीटा लिख देगा, ठीक है। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या करोगे, dy बाई डी थीटा, थीटा रिस्पेक्ट में करेंगे, और dx बाई डी थीटा, और जब आप इसको बोलेगा फिर से dy बाई dx निकालेंगे, क्या करोगे, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, डी थीटा थीटा, तो आया dy बाई dx, और वैसे ही आप इसको सॉल्व, यानी रिमूवल ऑफ थीटा फ्रॉम द इक्वेशन, समझे? तो ये था आपका पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट, देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट। डेरिवेट क्या होता है, तो जब एक ऑर्डर डेरिवेट को बोलते हैं ना, जब एक बार डी बाई डी एस करते हैं ना किसी फंक्शन का, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट, यानी कि पहली बार डिफरेंशिएशन। और जब उसी का एक बार और करना पड़े तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट, या उसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो ऐसे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल वाले को, डबल वाले को करते हैं d2x अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा फंक्शन। अगर दूसरे भाषा में चर्चा करो तो इसको हम f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम f डबल डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह की बात आएंगी तो घबराएंगे नहीं, डैश का मतलब समझेंगे क्या है, ट्रांसपोज नहीं है, ठीक है। दिमाग में रखेंगे वो चीज कि क्वेश्चन कहां पे पूछा जा रहा है। ट्रांसपोज में भी तो यही था, लेकिन फंक्शन जब डिफरेंशिएशन में हो तो वहां पे हम डबल डिफरेंशिएशन की बातें करते हैं। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो ये था आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, कुछ भी कर सकते हो। 3x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू है, तो हम यहाँ पे dy बाई dx करेंगे तो हो जाएगा 6x, और फिर d2y बाई dx स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यस सर। कोई डाउट आपको? चलो, तो ऐसे करके हमारा बहुत सारा इक्वेशन हो गया सॉल्व। अब डिफरेंशिएबिलिटी में एक चीज बची हुई है, बस वो एक चीज,
जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जानेंगे? मन है? बता दीजिए। चीज गौर करेंगे हम। जब भी इसे डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, अगर आपसे पूछे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ऐसी बात करें तो, यानी क्या हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्या वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, तो एक चीज है ना कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो सकता है, जरूरी है? सोचो। कुछ कंडीशन हो। अच्छा, वो कंडीशन बताएगा। तो अभी इसको करने से पहले हम सीधे डिफरेंशिएबल चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है? कि डिफरेंशिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, जिसमें हम बताते हैं कि जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल, यानी कि पॉइंट पे क्या कर सकते हैं आप, उसका डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स क्या कर सकते हैं आप, कर सकते हो, यानी किसी फंक्शन का डी बाई डी एक्स कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएबल फंक्शन, यही बोलेंगे। लेकिन जब हम डिफरेंशिएबिलिटी के पर्पस से बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं क्या वो सही में इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। उदाहरण तो मैं बात करो, ये बताओ कि क्या इसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, क्या इसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे? यस सर। ठीक, लेकिन ये डिफरेंशिएबल हो सकता है पर ये डिफरेंशिएबल नहीं, क्योंकि यहां पे है कॉर्नर पॉइंट, और कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं होता है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं होता है कोई भी फंक्शन। समझ में? तो अगर एग्जांपल लो मॉड एक्स का, तो क्या मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है और नहीं भी। पूरा सवाल सुनने का कष्ट करें मोहतरमा, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है कि मॉड एक्स केवल 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। गौर करना बात को, क्यों? क्योंकि उसका जो कर्नरवा है वो कहां में बनेगा, 0 पे। क्या यहां पे कॉर्नर बनेगा? नहीं। यहां बनेगा, यहां पे नहीं बनेगा, और आगे भी नहीं बनेगा, अनंत तक नहीं बनेगा, यानी बस एक पॉइंट में बनेगा, इस पे डिफरेंशिएबल नहीं, बाकी हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी इतना कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर कॉर्नर हो, यानी कि ऐसी कॉन्सेप्ट में होगा ना, तो भी कॉन्टिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, पर एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यस सर। बुझे कि नहीं बुझे? यस सर। ऑल द डिफरेंशियल फंक्शन इज continuous, पर every continuous function is not differentiable। तेज हो गए आप लोग एक ही सेकंड में, ठीक है? तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन, जैसे या ना कॉन्टिन्यूटी में हम लोग एलएचएस लगा के देख रहे थे, ऐसे ही हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में भी चेक करते हैं, ठीक है? चेक कर लिया जाए, तैयार हैं? उसके लिए जो इक्वेशन है, फॉर्मूला है, वो आप देख लो सीधा। क्या है फॉर्मूला? तो ये है आपका कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये रूल नहीं है सिलेबस में। नहीं है, ये नहीं है सिलेबस में। ये वाला 5.2 एक्सरसाइज है ये। हाँ। बस एक ही इसमें सिलेबस में नहीं है, उसका नाम है एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम। वो दिखाते हैं ना हम लोग, एक में माइनस होता है। एलएचएल माइनस में, एलएचएल प्लस में, एल आता है वो तो डी रहता है। डिफरेंशिएशन होता है ना। हाँ ये तो एलएचएल लिमिट हो गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, है तो लिमिट का ही ना कॉन्सेप्ट, बस आप कर रहे हो डिफरेंशिएट, तो ऊपर लिखोगे नहीं कि यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं है, खास कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? एलएचएल और ये क्या हो जाएफ, नहीं इसमें बस दो ही रहता है। इस पे क्वेश्चन मत दीजिएगा टेस्ट में।
एक सेकेंड हो ये गया। है ही नहीं दो ही रहता है प्लस माइनस। हाँ इसमें केवल 2 रहेगा बस, प्लस माइनस यहाँ पे मेंशन पॉइंट इनिशियल 2 में, बस यही तो टिक करना होगा। ठीक है, नहीं सर, अगर ये रहेगा तो है डिफरेंशिएबल और नहीं रहेगा तो नहीं है। सिलेबस नहीं सर। सिलेबस में नहीं है, टेस्ट में मत दीजिएगा। हम पहले बोल रहे नहीं है ये। अरे मैम ने कहा है, अरे एकदम एकदम नहीं दिया जाएगा, सही में सर नहीं है। नहीं देंगे भैया, गजब स्थिति है इन लोगों का। ऑनलाइन सिलेबस देख लीजिए। ऑनलाइन में जानते हो उसको एक्सरसाइज देना चाहिए, कौन कौन सा एक्सरसाइज आ रहा है, एकदम बेशरम है सब सीरीज वाले महा किस्म के समान। क्या बताएं? तो सर डिफरेंशिएशन तो यही होता है ना। अच्छा कौन सा पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा सर ये ले लीजिए अपना। बंद कर दी।